बड़ा इल्जाम है साहब, बड़ा इल्जाम है और सरकार, हमारी मोदी सरकार इसको लेके बौखला गई है इसमें। उनका ये पाखंड अब खुल गया है। इसीलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये खबर पूरी तरह जंगल में आग की तरह फैल गई है। भारत अपने हथियार उस कंट्री को बेच रहा है जिसने गजा के अंदर जेनोसाइड किया है। ये दुनिया भर को पता चल गया है कि मोदी जी क्या कुछ कर रहे हैं, तो भारत इजराइल के इस नरसंहार में सीधे तौर पर ये सहयोग कर रहा है। वेपन भेजते रहे, जबकि ये पता था कि इनका इस्तेमाल जो मास में नरसंहार किया जा रहा है गाजा के अंदर, वहां हो सकता है। तुम इजराइल जैसे कंट्री को हथियार बेच कैसे सकते हो जो इंसानों का कत्लेआम कर रहा है। गजा के एक स्कूल पर हमले के मलबे में मेड इन इंडिया के निशान वाले टुकड़े मिले। न केवल मोदी जी नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, बल्कि एक बहुत ही घिनौने काम में भी शामिल हैं। बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र भारत के खिलाफ पहले भी बयान देते रहे हैं कि भारत और इजराइल की जो करीबी है, इस करीबी के चलते मुस्लिम देशों को भारत का बायकॉट करना चाहिए। कैसे भारत ने एक किस्म से इजराइल का पार्टनर बन गया। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जो पाप करने से यूरोप के देश बच रहे हैं, वो महापाप हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। भारत ने ये फैसला कि वो इजराइल को वेपन देगा, इसे पब्लिक नहीं किया। ये कई सवाल खड़े करेगा। सवाल के साथ साथ रशिया के साथ भी संबंध बिगाड़ सकता है। और मैं तो इसे एक जघन्य अपराध कहता हूँ। मुस्लिम देशों में जब जब गाजा के ऊपर कभी भी चर्चा होती है, पाकिस्तान ओआईसी की टेबल पर ले जाकर कश्मीर को रख देता है कि साहब जब इसकी चर्चा कर रहे हो तो इसकी भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है कि अक्टूबर 2022 के बाद, समझो 4 साल के अंदर मोटा मोटा, भारत ने 2596 मिलिट्री के कंसाइनमेंट इजराइल को भेजे और इनका इस्तेमाल इजराइल ने पैलेस्टाइन के अंदर, यानी कि गजा के अंदर पैलेस्टीनियन को मारने में किया। बड़ा इल्जाम है साहब, बड़ा इल्जाम है और सरकार, हमारी मोदी सरकार इसको लेके बौखला गई है इस टाइम। हमारे यहाँ मीडिया कहता है कि एमनेस्टी बुखला रहा है। एमनेस्टी क्यों बुखलाएगा? एमनेस्टी तो आपको बता रहा है कि भारत अपने हथियार उस कंट्री को बेच रहा है जिसने गजा के अंदर जेनोसाइड किया है। जेनोसाइड। और पहले भी गवर्नमेंट इस मामले में चुप्पी साध के बैठ गई थी कि हां, हमने इजराइल को हथियार बेचे हैं जिसका इस्तेमाल गजा के मासूम बच्चों को, महिलाओं को और लोगों को मारने में किया गया। हम तो हमेशा से भारत सरकार के इस मामले में खिलाफ रहे हैं कि तुम इजराइल जैसे कंट्री को हथियार बेच कैसे सकते हो जो इंसानों का कत्लेआम कर रहा है। लेकिन मोदी और नेतन्याहू तो एक जैसे हैं साहब। वो गजा के अंदर गोलियां चलाता है, मोदी सरकार जो है, इनके बीजेपी सरकारें जो है, इंडिया के अंदर गोलियां चलवाती है, पैलेट गन चलवाती है, AK-47 चलवाती है। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों की जो माइंड सेट है नेतन्याहू का, मोदी का, वो सेम है। लेकिन समस्या सारी ये होती है कि हिंदुस्तान का कम्युनिटी डाइवर्सिफिकेशन इजराइल के मुकाबले काफी अलग है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत इजराइल के डिफेंस सौदों को लेकर बहुत तीखे सवाल उठाए हैं कि भारत जो हथियार इजराइल को बेच रहा है उसका इस्तेमाल गजा में किया। एमनेस्टी ने इजराइल पर गजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया। ये तो यूनाइटेड नेशन भी एक्सेप्ट कर चुका है कि नेतन्याहू ने अपना गजा के अंदर 80,000 लोगों को कत्लेआम किया है। इसे कत्लेआम कहते हैं। इसलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से भी इसके वारंट जारी हैं, आपको तो पता ही है। 7 अक्टूबर 2022 के बाद भारत ने इजराइल को, एग्जैक्ट फिगर बताए गए हैं साहब, 7 अक्टूबर 2022 के बाद से भारत ने इजराइल को हथियार, गोला बारूद, मिलिट्री के कलपुर्जे, कंपोनेंट्स की 2596 2596 कंसाइनमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं साहब। 2596 कंसाइन। और यही वो तारीख थी 7 अक्टूबर 2022 जब क्या कहते हैं कि ये हमले भी सारे के सारे हुए थे। एक्चुअली 7 अक्टूबर की डेट थी, लेकिन सन दूसरा है। वो जो ईयर है वो 2024 का ईयर एक्चुअली देखा जाए तो, या 2025 का ईयर है इसके अंदर, क्योंकि 2025 का ईयर कह सकते हैं आप इसको। हाँ, क्योंकि तभी वो सारा उनका वॉर भी हुआ था। एक्चुअली ईरान के साथ भी वॉर हुआ था, सब हुआ था। खैर 2 साल तो हो गए, 2024 2026 में 2 साल का फर्क तो हो ही गया है। अब सवाल ही पैदा होता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कहना है कि भारत ने इजराइल को हथियार सप्लाई करना जारी रखा हुआ है और इन हथियारों का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों के खिलाफ किया जा रहा है, नरसंहार करने में, जेनोसाइड करने में। इन एक्चुअलिटी इंडिया अब इजराइल के जितने भी मिलिट्री जो ऑपरेशंस है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्री बन गया है सप्लाई चेन के अंदर। तो इंडिया ने कुल मिला के 2596 खेप या कंसाइनमेंट भेजे और इसमें 3,90,000 के करीब छोटे हथियारों के कलपुर्जे भेजे गए। इसके अलावा बारूद के जो कलपुर्जे होते हैं 5,64,000 वो भेजे गए, जिससे ड्रोन वॉर हेड्स और आर्टिलरी शेल केसिंग है जो गोले बरसाए जाते हैं।
और मिलिट्री व्हीकल्स के 298 टाइप के कंपोनेंट सप्लाई किए। एमनेस्टी ने कहा कि शिपमेंट ट्रेड डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने यह पता लगाया कि कैसे ये हथियार, गोला बारूद, कलपुर्जे और कंपोनेंट उन इजरायली कंपनियों को भेजे गए जो उनकी सरकार को हथियार सप्लाई करते हैं। ह्यूमन राइट ग्रुप एमनेस्टी का कहना है कि रिसर्चर्स ने इसको पूरा का पूरा जांचा और उसके बाद भारत के हथियारों और गोला बारूद के एक्सपोर्ट की पहचान की, जिनको की इंटरनेशनल लेवल पे हार्मोनाइज सिस्टम कोड के अंदर, कस्टम्स के अंदर HS कोड 93+ और 8710+ के अंतर्गत ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं या इंपोर्ट किए जाते हैं। यानी कि सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन वहां से निकल कर आई है। उन्होंने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई है कि कैसे भारत ने एक किस्म से इजराइल का पार्टनर बन गया, खास तौर से यहां पर मासूम लोगों के कत्लेआम के अंदर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भारत का जितना नुकसान कर रहे हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इन 12 सालों में देश को इतना नुकसान पहुंचाया है कि जब देश इनसे मुक्ति पाएगा तब उसे एहसास होगा कि किस किस मोर्चे पर उसने क्या कुछ गंवा दिया है। अब देखिए कि भारतीय प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो बार बार ये दोहराते हैं कि भारत बुद्ध और गांधी का देश है, यानी अहिंसा, शांति और करुणा की भूमि। और इस दावे को करते हुए वो अपने को शांति दूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये इस तरह से अपनी छवि गढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो तो अमन चैन की बात करते हैं, युद्ध के विरुद्ध हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि इस मुखौटे के पीछे वो एक बहुत ही घिनौना चेहरा रखे हुए हैं। उनकी नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है। और ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि मुझे मोदी की आलोचना करनी है, बल्कि इसके तथ्यात्मक प्रमाण मैं आपको देने जा रहा हूं कि कैसे उनका ये पाखंड अब खुल गया है। ये दुनिया भर को पता चल गया है कि मोदी जी ये बुद्ध और गांधी की आड़ में क्या कुछ कर रहे हैं और कितना ही ये भारत विरोधी कर्म है, भारत विरोधी एक्शन है, जो कि अब दुनिया की नज़रों के सामने आ रहा है। आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार इस हद तक जाएगी कि गजा में जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है उसमें अपना योगदान देगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी सरकार बार बार ये कहती रहती है कि फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीनियों के प्रति उनकी हमदर्दी है और 2 राष्ट्र के सिद्धांत यानी इजराइल और फिलिस्तीन के हम समर्थक हैं। फिलिस्तीनियों का भी अपना देश होना चाहिए, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो उनकी करनी है क्या उसमें यह रिफ्लेक्ट होता है? ये ऐसा कतई नहीं दिखता है। और इसमें अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक किस्म की हैं। मैं आज उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि अभी हाल में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जो प्रधानमंत्री दावा करते हैं उससे ठीक उलट तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट कहती है कि गजा युद्ध के दौरान भारत इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियारों के पुर्जे, गोला बारूद के कंपोनेंट्स और सैन्य उपकरण भेज रहा है। ऐसे समय में जब एमनेस्टी और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इजराइल पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगा रहे हैं तो भारत इजराइल के इस नरसंहार में परोक्ष या सीधे तौर पर, परोक्ष क्यों कहें, सीधे तौर पर ये सहयोग कर रहा है। अब इस एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट किन तथ्यों पर आधारित है जरा उसको भी समझ लीजिए आप। ये रिपोर्ट अभी कल परसों में पब्लिश हुई है और इसका जो शीर्षक है वो ये है, मेड इन इंडिया द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन टू इजराइल। ये इसका शीर्षक है। और रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2025 तक भारत से इजराइल को 2596 शिपमेंट भेजे गए। 2596 यानी लगभग 2600 ऐसे शिपमेंट भेजे गए हैं इजराइल को। और इनमें शामिल क्या, ये शिपमेंट लेकर क्या गए हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें 3,90,000 से ज़्यादा सैन्य ग्रेड के छोटे हथियारों के पुर्जे हैं, 5,64,000 से ज़्यादा विस्फोटक गोला बारूद के कंपोनेंट्स हैं जिसमें ड्रोन के वारहेड, आर्टिलरी शेल केसिंग आदि शामिल हैं। और इसके अलावा 298 सैन्य वाहनों के
पुर्जे भी भेजे गए हैं। तो ये जो 2600 के आसपास शिपमेंट भेजे गए हैं, उनमें हर तरह की युद्ध की सामग्री है जो इजराइल को भेजी गई है। ये सामान मुख्य रूप से इजरायली कंपनियों, जिन नाम बाकायदा एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दिए गए हैं, एल्बिट सिस्टम्स, राफेल एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री को गए हैं, जो सीधे तौर पर इजरायली सेना को सप्लाई करती हैं। तो इन कंपनियों के जरिए इजरायली सेना को भारत की कंपनियों ने सप्लाई किया है। कुछ खास घटनाएं और भी सामने आई हैं जो इसकी पुष्टि करती हैं। मई 2024 में स्पेन के पोर्ट पर एक जहाज को रोका जाता है जिसमें चेन्नई से भेजे गए 20 टन रॉकेट इंजन और विस्फोटक थे। जून 2024 में गजा के एक स्कूल पर हमले के मलबे में मेड इन इंडिया के निशान वाले टुकड़े मिले। यानी भारत जो युद्ध सामग्री भेज रहा है इजराइल को तरह तरह से, वो वहां पर फिलिस्तीनियों पर हमले में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब भारत की कौन सी कंपनियों ने भेजे हैं, ये नाम भी उजागर हो गए हैं। इनमें म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है जो सरकारी कंपनी है, फिर निजी कंपनियां भी हैं और इसमें अडानी की भी कंपनी है। निजी कंपनियों में प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स है, कल्याणी है, अडानी इजराइल जॉइंट वेंचर भी शामिल हैं। तो ये कंपनियां हैं जो लगातार इनके मार्फत युद्ध की सामग्री जा रही है। और आप ये नहीं मानिए कि भारत सरकार की मंजूरी के बिना, भारत सरकार के कहने के बिना ये कंपनियां इजराइल को ये सारी युद्ध सामग्री सप्लाई कर रहे होंगे। तो ये साफ है कि न केवल मोदी जी नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, न केवल वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही घिनौने काम में भी शामिल हैं। और वो घिनौना काम है फिलिस्तीनियों का नरसंहार। उसमें हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का योगदान है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि यूरोप के कई देशों ने गजा युद्ध के बाद हथियार निर्यात रोक दिए हैं इजराइल को, लेकिन भारत अब उस कमी को पूरा कर रहा है। यानी कि जो पाप करने से यूरोप के देश बच रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, वो महापाप हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये आप एक विरोधाभास है, एक पाखंड है, और मैं तो इसे एक जघन्य अपराध कहता हूं, क्योंकि आप गांधी और बुद्ध का नाम लेते हैं, भारत की छवि को नष्ट करते हैं उनका नाम लेते हुए। पूरी दुनिया में अब ये स्पष्ट हो रहा है कि भारत इजराइल के साथ किस हद तक जुड़ गया है कि उसे मानवता, इंसानियत की भी परवाह नहीं रह गई है। और भी ध्यान रखिए कि जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं, उनका कहना है कि ये तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने नरसंहार रोकने के स्थायी आदेश दिए हैं और गजा में हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं। तब हथियारों के पुर्जे भेजना नैतिक और कानूनी दोनों रूप से गलत है। इस पर सवालिया निशान लगते हैं और जाहिर है कि ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही क्षोभजनक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे देश में जो भी अमानवीय अत्याचारों का विरोध करते हैं, अत्याचार तो अमानवीय होते ही हैं, लेकिन जिस तरह की अमानवीय हिंसा गजा में की जा रही है, फिलिस्तीन में की जा रही है, उसको देखते हुए अगर भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ये कर रहे हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की छवि को आने वाले बहुत सारे वर्षों तक नुकसान पहुंचा रही है। मैं इसे देश विरोधी हरकत भी कहने के लिए मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है कि भारत ने जो छवि इतने वर्षों में बनाई थी, वो अब इस तरह की कुछ हरकतों से नेस्तनाबूद हो रही है, ध्वस्त हो रही है, धज्जियां उसकी उड़ रही हैं। पूरी तरह जो यहाँ के प्रेमाइसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको खंडर बनते हुए आपने देखा। तस्वीरें चीख-चीख कर ये बयान करती हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ होगा, करोड़ों रुपए, डॉलर्स का नुकसान हुआ होगा। हालत देख करके समझ में आता है कि इसके रिकंस्ट्रक्शन में भी अरबों रुपया खर्च होगा। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत से लोगों की जान भी गई। इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए यथासंभव, जितना संभव था, यहाँ पर हमले किए। ये जो तस्वीरें बयान कर रही हैं, इन तस्वीरों में यदि आपको यह पता चले कि इन हमलों को करने में भारतीय वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया था, तो यह मामला सुनने में अटपटा जरूर लगेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा है कि भारतीय वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था,
गाजा को तहस नहस करने में। कहां है गाजा? इजराइल के पश्चिम के अंदर गाजा। कि बीते 3 सालों से जो इजराइल कर रहा है गाजा पट्टी के अंदर, उसमें भारत का बड़ा रोल है। इंडिया कंटिन्यूइंग वेपन एक्सपोर्ट टू इजराइल कुड रिस्क कंप्लिसिटी इन ऑनगोइंग जीनोसाइड इन गाजा। इस तरह का इन्वेस्टिगेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कल के दिन प्रकाशित किया। तो भारत की नीति में परिवर्तन क्या भारत का गल्फ देशों के साथ संबंध बिगाड़ देगी? क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल की यह रिपोर्ट भारत और ईरान के, भारत और सऊदी के रिश्ते खराब करेगी? क्योंकि ये सभी वो देश थे जो गाजा पट्टी के अंदर इजरायली हमलों का विरोध कर रहे थे। अगर इजराइल को हमला करने में भारत के वेपन्स ने मदद की है, तो क्या यह अंतरराष्ट्रीय जो एटीटी ट्रीटी है उसका उल्लंघन है? सारी बातें डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये कुछ हेडलाइंस के माध्यम से बता दूं कि लगभग 9596 आर्म्स शिपमेंट हैं जो भारत के द्वारा भेजे, सॉरी 2596 ऐसे आर्म्स शिपमेंट हैं जो भारत के द्वारा इजराइल को भेजे गए थे। तो क्या रही भारत की विदेश नीति? क्यों हमने लोगों को नहीं बता के रखा इस वाली बात को? हम लोगों के सामने यही क्यों बताते रहे कि हम खरीदते हैं, इजराइल हमसे खरीद रहा है? यह जानकारी क्यों नहीं आई? साथियों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसने भारत और इजराइल के रक्षा सौदों को लेकर हाल में सवाल उठाए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी स्वतंत्र जांच में यह पाया कि गाजा के अंदर, 30 जुलाई की रिपोर्ट है ये, कि गाजा में सप्लाई होने में जो आर्म सप्लाई हो रहे थे, गोला बारूद जो सप्लाई हो रहा था, मिलिट्री कंपोनेंट जो सप्लाई हो रहे थे, उसमें भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन था। अब यह बात क्यों लाई गई है, इसका भी मकसद समझिए। देखिए, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल और पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम का 2 स्टेट सॉल्यूशन का पैरवी करता रहा है। हमेशा भारत यह कहता रहा है कि इजराइल और पैलेस्टाइन को कोएग्जिस्ट करना चाहिए, जबकि गल्फ के अधिकतम देश यह मानते हैं, विशेष रूप से मुस्लिम पूरा वर्ल्ड यह मानता है कि केवल पैलेस्टाइन को होना चाहिए। इजराइल यह मानता है कि केवल इजराइल को होना चाहिए। इवन ट्रंप यह मानते हैं कि केवल इजराइल को होना चाहिए। भारत क्या मानता है कि इजराइल और फिलिस्तीन को सह अस्तित्व होना चाहिए, क्योंकि यूएन में 2 स्टेट सॉल्यूशन सुझाया जा चुका है। तो ऐसे में अब अगर आपको यह पता चले कि 2 देश पैलेस्टाइन और इजराइल लड़ रहे थे और भारत इजराइल को वेपन दे रहा था लड़ने के लिए, जबकि दोनों ही देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, तो क्या भारत के गाजा के साथ अच्छे संबंध हैं? नहीं। जो पीएलओ करके ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेस्ट बैंक से ऑपरेट होता है, पैलेस्टाइन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करता है, यासर अराफात जिसके काफी चर्चित चेहरे रहे, भारत के संपर्क उनके साथ अच्छे रहे हैं। ओके, फिर क्या कहना चाहते हो? इशू यह है कि पैलेस्टाइन के मुद्दे पर, गाजा के मुद्दे पर बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र भारत के खिलाफ पहले भी बयान देते रहे हैं कि भारत और इजराइल की जो करीबी है, इस करीबी के चलते मुस्लिम देशों को भारत का बायकॉट करना चाहिए। फिर चाहे तुर्की हो, पाकिस्तान हो, अजरबैजान हो, इनका ऑपरेशन सिंदूर के समय एक हो जाना कहीं ना कहीं तुर्की का इजराइल से नफरत करने के कारण था। परिणाम यह था कि तुर्की को इजराइल से दिक्कत थी, इजराइल भारत मित्र थे, तो बोले भारत और इजराइल मित्र हैं तो तुर्की और पाकिस्तान मित्रता निभाएंगे ऑपरेशन सिंदूर के समय पर। अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान कश्मीर को गाजा बताकर ही ट्रीट करता है कि देखिए, जिस तरह से इजराइलियों ने वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा किया हुआ है, भारत ने ऐसे ही कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। वो यही कहकर के लोगों का समर्थन दुनिया में जुटाता है। मुस्लिम देशों में जब जब गाजा के ऊपर कभी भी चर्चा होती है, पाकिस्तान ओआईसी की टेबल पर ले जाकर कश्मीर को रख देता है कि साहब जब इसकी चर्चा कर रहे हो तो इसकी भी कर लो। ऐसा करके इजराइल ने अगर गाजा पर हमला किया तो भारत ने इजराइल की मदद करी गाजा को नुकसान पहुंचाने में, तो ये मुस्लिम देशों को और एकजुट करने के काम आ सकती है, भारत के खिलाफ सेंटिमेंट तैयार कर सकती है। इस खबर का सही में मायना यह है। जब यह मायना सही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी है, क्योंकि भारत के अंदर भी कई राजनीतिक दल केवल इसलिए खुलकर इजराइल के साथ नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि देश के अंदर एक वर्ग, मुस्लिम वर्ग, कहीं उनसे खफा ना हो जाए, उनका जो वोट बैंक है वो उनसे नाराज ना हो जाए, उनके लिए जो जरूरी वोट एक साथ होकर पड़ते हैं वो कहीं बट ना जाए। अगर इजराइल का सपोर्ट किया तो मुस्लिम वोट छिटक सकते हैं। इसी के चलते बहुत से राजनीतिक दल, इवन यूपीए के काल में भी और उससे पहले के काल में भी, पहले की राजनीति में भी यही रहा कि इजराइल के साथ प्रधानमंत्रियों की यात्रा ही नहीं हुई, क्योंकि इजराइल और गाजा का मुद्दा जो है वो इतना आसान नहीं है जितना कि भारत पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि 2 देश हैं, वहां पर दूसरा देश अस्तित्व की ही लड़ाई लगातार लड़ रहा है जिसका नाम फिलिस्तीन है। ऐसे में एक नेचुरल सेंटिमेंट जो है मुस्लिम्स का पैलेस्टीन के साथ है। एनीवे, अब इस खबर को आगे डिकोड करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि भारत में निर्मित वेपन्स को बेचा गया इजराइल को, और इस काम को करने के लिए कई प्राइवेट कंपनीज ने इस काम को ऑर्गेनाइज किया। भारत और इजराइल की जो फिलहाल मित्रता है, इस पूरी मित्रता में जो यूपीए सरकार रही, वो यूपीए सरकार इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा बचती रही। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो उसमें निकलता है कि भारत ने 3,90,000 मिलिट्री ग्रेड स्मॉल आर्म्स पार्ट जो है वो इजराइल को बेचे हैं 2023 से लेकर 2025 के बीच में। ऐसे ही नहीं, 5,64,000 एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस कंपोनेंट भारत ने इजराइल को बेचे हैं। 298 मिलिट्री व्हीकल कंपोनेंट भारत के द्वारा इजराइल को दिए गए हैं।
इतना ही नहीं, इनमें कंपनियों के नाम तक भी बाहर निकल कर आए, जिसमें एल्बिट सिस्टम, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये वो फ्रांस वाला रफाइल नहीं है, ये दूसरा रफाइल है इनका, इजराइल वालों का, ठीक है। हमने इनको सामान बेच दिया, लेकिन यह सामान बेचने से हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं आ रहे, हमारे ऊपर मोरल प्रेशर आ रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने कभी ओपनली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की यह खबर पूरी तरह जंगल में आग की तरह फैल गई है। जैसे ही एमनेस्टी ने यह खबर बाहर निकाली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा का विषय बन गई। अल जजीरा लिखता है कि इंडिया कंटिन्यूज टू सप्लाई आर्म्स टू इजराइल despite a substantial risk of them being used in the ongoing genocide against Palestinians। वेपन भेजते रहे जबकि यह पता था कि इनका इस्तेमाल जो मास में नरसंहार किया जा रहा है गाजा के अंदर, वहां हो सकता है। बाय द वे, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अल जजीरा दोनों ही इजराइल में बैन है। और तो और ऐसे ही तुर्की का न्यूज चैनल टीआरटी वर्ल्ड, वो भी इसे ऐसे ही उठाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के द्वारा भी इस खबर को रात हाथों हाथ उठा लिया जाता है कि देखो, भारत ऐसा किया था। ये कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों के नाम हैं, साजिया खान जैसे, जो इस मामले को उठा करके अब चल रहे हैं। भारत ने यह फैसला कि वो इजराइल को वेपन देगा, इसे पब्लिक नहीं किया। ये कई सवाल खड़े करेगा। सवाल के साथ साथ रशिया के साथ भी संबंध बिगाड़ सकता है, क्योंकि रशिया ने भी भारत से वेपन्स की आस्क की थी। ये रिपोर्ट्स हैं, लेकिन भारत ने उसे पब्लिक में नहीं आने दिया। हो सकता है कि भारत ने रशिया को भी वेपन्स भेजे हों, उनकी खबर बाहर अब तक ना निकली हो। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो खबर निकाली, इसका भारत के अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर क्या असर पड़ेगा, यह एक निश्चित ही विचारणीय तथ्य निकल कर आया है।